चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं और गठबंधन में सीटों पर मंथन चल रहा है। चुनावी रैलियों का शोर भी शुरू होने ही वाला है। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है और इस शहर में करीब 21% आबादी मुसलमान है। इस बड़ी आबादी के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची मुस्लिमों के बीच। मुसलमानों के मुद्दे क्या है, चुनाव से मुसलमानों को क्या उम्मीद है, ये बता रहे हैं मुंबई के मुसलमान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं महाराष्ट्र के मुसलमान समुदाय के लिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रखकर वो अब की बार मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटर बेस का 12% जो वोटर्स हैं वो मुसलमान हैं और महाराष्ट्र के 288 सीटों में 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। बावजूद उसके इस समुदाय में हर चुनाव में एक नाराजगी तो देखने में मिलती ही है। क्या है वो नाराजगी, क्या है मुसलमान समुदाय के मुद्दे, इस पर बात करने के लिए समुदाय के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं और एक के बाद एक हम सबसे बात करेंगे और इनके मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं आगामी सरकार से, इनका नेता ये किस आधार पर चुनेंगे, इनके तमाम मुद्दे हैं, इन पर बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब मैं आपके पास आऊंगा। अब की बार मुसलमान समुदाय जब मतदान केंद्र पर जाएगा, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगा आपको लगता है? अब की बार देखिए, खास कर सारी पार्टियां हम लोग के सारे मसाइल के ऊपर ध्यान नहीं देती है। हमारे एजुकेशन, वैद्यकीय और तुम्हारा रोजी रोटी का मसला है, उस सारे मसले पे कोई पार्टी हमको ध्यान नहीं देती। इसलिए हम चाहते कोई भी पार्टी अगर हमारे आदमी को नेतृत्व देंगे तो हमारा आदमी जब नेतृत्व करेगा हमारे मसाइल को अच्छी तरह समझ लेगा। इसलिए हम खास करके जो निर्णायक जगह है उस पे हमारे आदमी को नेतृत्व दिए और उसको लीडरशिप दिए, हर पार्टी से हम ये गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं। बिल्कुल, तो मुसलमान समुदाय का सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये वोट तो देते हैं लेकिन कोई पार्टी इनको प्रतिनिधित्व नहीं देती, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके आधार पर ये अब की बार जो है अपनी मांगे रख रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या मुद्दे हैं, खासकर पसमानदा समुदाय जो है मुसलमानों का, उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुसलमान के ये मुद्दे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। जो आने वाले ये जो सरकार ने जो टारगेट मुसलमान को करे, जो कोल्हापुर हो, जो तुम्हारा हर जगह पे मुसलमान को जहाँ भी जो महाराज को लगा के टारगेट करा रहे, हर जगह मुसलमान हमारे पैगंबर के ऊपर टारगेट करा रहे, समाज के ऊपर टारगेट करा रहे। इसीलिए हमारे समाज का और जानबूझ के हमारे ओबीसी समाज को जो आने वाले लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने पूरा मतदान 80% 85% पूरा सब, एक भी कैंडिडेट नहीं था मगर हमने महाविकास आघाड़ी को मतदान करे। इसलिए आने वाले ये वक्त में हमारे जहाँ पे चुनकर आते हैं और जहाँ पे समाज हमारा ज्यादा है, फिर वहाँ पे खाली टिकट ही नहीं दिए कि हमको वहाँ से चुनकर भी लेके आए। क्यों, तो हमने हर जगह नगर हुआ, भीड़ हुआ, हमने पूरे मुसलमानों ने वन साइड मतदान करे है। तो आने वाले वक्त में जो भी पार्टी हमारे समाज को टिकट ही नहीं दे, चुन के भी लेके आए। महाविकास आघाड़ी से आप लोगों की नाराजगी है, ये सवाल मैं भाई साहब से पूछता हूँ। चाचा जी, क्या लगता है आपको, महाविकास आघाड़ी से रूठे हुए हैं आज के मुसलमान? दरअसल गुज़िस्ता लोकसभा जो इलेक्शन हुआ है, इसके पहले मुसलमानों के अंदर में सियासी बेदारी नहीं थी, लेकिन गुज़िस्ता लोकसभा इलेक्शन के पहले सियासी बेदारी आ गई। 22-25% वोटिंग करने वाला मुस्लिम समाज, इसने तकरीबन 80-90% वोटिंग किया, कुछ जगह तो 100% किया। उनका मकसद यह था कि उन्होंने बीजेपी को रोका है, जो जातीयवादी पार्टी को रोका है। जातीयवादी पार्टी को रोके महाविकास आघाड़ी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट पूरे इंडिया लेवल पर कैसे आएंगे, महाराष्ट्र लेवल पर कैसे आएंगे, चुन के देखिए बता दिया हमने, एग्जाम्पल बता दिया। लेकिन उस वक्त हमारा एक भी कैंडिडेट नहीं था, हम मुसलमानों ने उस वक्त साइन भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी तकरीबन सियासी पार्टी अपने इलेक्शन कैंडिडेट के रिजल्ट देने के लिए अभी ये दे रही है। उस सूरत में ऐसा नजर में आ रहा है कि वो मुसलमानों के कैंडिडेट को कहीं उतना हक नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है लेकिन उन्हें वोट बैंक जरूर समझा जा रहा है। क्या इस बात को लेकर नाराजगी आप लोगों में? सबसे पहले बताता चलूं कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में इस देश के अंदर मुसलमानों के सामने जो मुद्दे लाए, सीए एनआरसी का मुद्दा आया, हमारे ऐतिहासिक इमारतों पर दावा बोला गया, वक्फ संपत्ति के लिए मिसगाइड किया गया और लव जिहाद की बात कही गई, लैंड जिहाद की बात कही गई, अभी तो वोटिंग जिहाद की भी बात की जा रही है। ये जो मुद्दे जो हमारे सामने लेकर आए हैं, उससे 10 साल में मुसलमान पूरी तरीके से परेशान था। इसकी वोट के जरिए से लोकसभा में उन्होंने उसकी आइडेंटिफिकेशन दिखा दी है। अभी सवाल ये हमारे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रही है महाविकास आघाड़ी के सामने, मुसलमानों का ये सवाल है कि हमारा राजकीय प्रतिनिधित्व जो
आपने जैसा बताया कि 11.5% मुसलमान इस महाराष्ट्र में, नियर अबाउट 28 से 30 सीटें हमको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे आमदार कभी भी 10 से आगे नहीं बढ़े। तो हमारा राजकीय प्रतिनिधित्व है ये मुसलमानों का, खास करके मुसलमानों में फिर मुस्लिम बिरादरी जो है, ओबीसी बिरादरी, जिनकी 85% जिनकी तादाद है इस महाराष्ट्र के अंदर, हम चाह रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि तंबुली है, नदाफ है, मंसूरी है, बागवान है, अत्तार है, शिकलगर है, ये सब जमातों का रिप्रेजेंटेशन भी इस सरकार में दिखना चाहिए। ऐसी इंपॉर्टेंट हमारी डिमांड है। जी बिल्कुल। तो मतलब अलग अलग जो जमातें हैं जिनको एक तरह से इग्नोर करके रखा गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, ये खासकर पसमानदा मुसलमानों की मांग है। मैं इनकी बातों से थोड़ा बहुत ये समझ पा रहा हूं कि अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति ये किसके साथ जाएं। ये उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं जो इन्हें रिप्रेजेंटेशन दे। मतलब इनके कैंडिडेट अगर चुनाव मैदान में उतारे जाते हैं तो वही सही पार्टी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको क्या लगता है? नईम अख्तर की जो शायर है, उस शेर के साथ में इस बात का मैं निचोड़ पेश करूंगा कि मुसलमानों का दर्द उन्होंने अपने इस शेर में कहा है कि जहां तक मतलब है मुझसे जहां का, जहां तक मतलब है मुझसे जहां का, वहीं से बात लाकर हमसे पूछते हैं तुम। यानी ये मुसलमानों का जो दर्द है उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश किया है कि आज मुसलमानों के महाराष्ट्र में 25 से ज्यादा हल्के ऐसे हैं कि जहां से मुस्लिम कैंडिडेट कैन बी विन, वो जीत सकता है। अगर हम अपने तौर पर मेहनत करें, सरकार या पार्टी अपने तौर पर वो थोड़ी सी हमारी मदद करे, तो इंशाल्लाह ये 25 जगह ऐसी है महाराष्ट्र के अंदर कि एक माइनॉरिटीज के हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि 11 से 12 करोड़ से ज्यादा आबादी महाराष्ट्र की है, टोटल महाराष्ट्र की 11 से 12 करोड़ का। मतलब आज जो अपने क्या बोलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस में जो ओबीसी समाज का जो एक अहम फैक्टर जो है मंसूरी समाज, वो मोर देन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो मंसूरी समाज को भी जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व है इन्हें उसका मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी आबादी जितनी उसके हिसाब से उसकी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिसकी आबादी जितनी है भागीदारी भी उतनी हो, ये मुख्य मांगे हैं यहाँ पर। एक सवाल मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूंगा। तमाम गणमान्य लोग हैं यहाँ पर। एमआईएम, समाजवादी पार्टी, ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताती हैं। ये पार्टियां वो हैं जो मुसलमान उम्मीदवार उतारती भी हैं, मुसलमानों का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देती भी हैं। लेकिन इन पार्टियों से आप लोगों की नाराजगी क्यों है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। हमारी किसी पार्टी से नाराजगी नहीं है। हमारी उस पार्टी के साथ रहने का हम लोग का ताल्लुक है जो सब समाज में सबको साथ लेके चले। समाजवादी हो, एमआईएम हो या अदर्स कोई भी मुस्लिम हो, हमारी मांग है कि मुस्लिम की हिस्सेदारी हो और मुसलमानों की भागीदारी उसमें हो, जहां हमको इंसाफ मिले। आज के जो हालात है वो हालात ठीक नहीं है। डिवाइड एंड रूल चल रहा है। हम नहीं चाहते कि डिवाइड एंड रूल हो। सब अच्छी चीजें और इस देश के लिए अमन का एक पैगाम और एक शांति के साथ सब आगे चले। महाराष्ट्र एक ऐसा, हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जहां से हर चीज का गवारा है, मतलब कि हर मोहब्बत का इसका। तो हम आने वाले दिनों में ये चाहते हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व अच्छा हो और हम आपस में नहीं बटे। जैसे कि योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हम लोग में था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी जी ने हमारा नारा क्यों लिया हमें नहीं पता है। हमें तो चाहिए कि हम इकट्ठे साथ रहे, हम इकट्ठे साथ चले, ना ये कोई बटे ना कटे, सब खुश और अमन के साथ चले। और हम उस आदमी का नेतृत्व चाहते हैं, उसका जो हमारा नेतृत्व करे। हम लोग नहीं चाहते कि कोई मौलाना का नेतृत्व हो या कोई पंडित का नेतृत्व हो। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक अमन के शांति का पैगाम हो और इस देश के लिए बहुत एक हम जैसे कहते हैं कि हमारी जो गंगा जमुना तहजीब थी वो बिल्कुल बनी रहे, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो। हम लोग को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। यही हमारा मेन मकसद, और हम उसी पार्टी को चुनेंगे जो हमें साथ लेके चलेगी। आप लोगों को जो पार्टी साथ में लेके चलेगी आप उनको साथ देंगे, ऐसी कुवत किस पार्टी में आपको दिखती है? आपसे समझता हूँ। नहीं, ये जो पार्टी है महाविकास आघाड़ी है कि सारे समाज को लेके चली। बीजेपी तो जातिवाद पार्टी है, हर मुस्लिम समाज उनके साथ जाना भी नहीं चाहता। मगर एक महाविकास आघाड़ी के अंदर जो हमारे ओबीसी को जो साथ देना चाहिए और ओबीसी के ज्यादा से ज्यादा, जैसा हमारे आप बताए कि 30 से 35 हिस्सेदारी मांग रहे हैं आप, जो हिस्सेदारी है हमको हिस्सेदारी देकर, टिकट ही नहीं देकर उसको हमको चुना के बुलाना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी हमेशा ये दावा करती है कि वो उनके उद्धार के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती है, करना चाहती है। क्या इन बातों से पसमानदा मुसलमान प्रभावित होते हैं? वो बीजेपी से खुद को जुड़ा हुआ समझते हैं क्या? दादा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ,
बीजेपी हमेशा से दावा करती है कि वो पसमानदा मुसलमानों के अच्छाई के लिए बहुत काम करते हैं, करना चाहते हैं, किया भी है उन्होंने। क्या आप लोग करीब समझते हैं बीजेपी को अपने खुद से? हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि हर समाज को सेफ साइड देना, उनकी जान की माल की रक्षा करना, ये हर हुकूमत का फर्ज है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो विकास आघाड़ी हो। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल, बीजेपी का वादा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। बीजेपी ने 10 साल के अंदर मुसलमानों के लिए एक तरफा चौतरफ पूरे ग्रामीण में से लेके लो या शहर में लो या ताल्लुकों में लो, जो मुसलमानों के लिए गलत बोलता उसके लिए सपोर्ट करते, उसका पूरा संरक्षण देते, लेकिन गलत को गलत सिद्ध नहीं करते और गलत का साथ बिल्कुल देते, और जो मजलूम है मजलूम का साथ नहीं देते। हमारा यही नाराजगी है ऑलरेडी जो हुकूमत है उनसे। अब इसके बाद जो अभी इलेक्शन गए उसमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने अपने संरक्षण के लिए विकास आघाड़ी को भरपूर मत से अपनी मेहनत जान माल वक्त लगाया, लेकिन उसके बाद भी उसके इलेक्शन के बाद कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो विकास आघाड़ी के किसी बड़े लीडर ने या बड़े अधिकारी ने कहीं पर ऐसा खुल के बोला क्यों नहीं कि भाई मुसलमान को तो वोट बैंक ही समझ लिया गया। बिल्कुल, मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया। एक भाई साहब और है हमारे साथ, आप नौजवान हैं, बनिस्बत जिन लोगों से मैंने बात की आप नौजवान हैं, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं? नौजवान मुसलमान अपने दिमाग में क्या मुद्दा रख के अब की बार वोट करने जाएगा? नौजवान अब की बार जो देश के जो हालात चल रहे हैं, जैसा हर जगह पे मतलब दंगा हो रहा है, मुसलमानों के साथ में मतलब नाइंसाफी हो रही है, उनको केस करके मतलब इन्हें जेलों में भर रहे हैं, हाँ उनके घर जला रहे हैं, बुलडोजर मतलब इन्हें चला रहे हैं। अभी वही स्टंट जो बुलडोजर बाबा वाला, अभी हम धुलिया शहर से, तो वहाँ पर जो है अभी जो टिकट फाइनल हुआ है, जैसा वो बीजेपी के लिए हुआ है, तो जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका मतलब मकसद यही है कि हिंसा भड़काई जाए और मतलब यानी लोगों को, मुस्लिम लोगों को मतलब बस टारगेट किया जाए, और उस मतलब यानी उसी के ऊपर उसको टिकट मतलब मिला है अभी के वक्त। तो जो नौजवान जो मतलब मुस्लिम नौजवान जो है, तो वो तो बीजेपी के साथ में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते। चलिए एक दूसरी पार्टी की मैं बात करता हूं आप लोगों से, समाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूं और उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा से ये दावा करते हैं कि वो पीडीए फॉर्मूला पे काम करते हैं, मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, उनके उद्धार की सोचते हैं, और उसका प्रतिसाद भी उनको मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी का ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में नहीं चल रहा, उनका कोई जनाधार नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। यहाँ तक कि 12 सीटों पर लड़ने की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी उन्हें उतनी सीटें देना नहीं चाहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से मुसलमान खुद को जोड़ पाता है क्या? कुछ और गणमान्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे समझते हैं आपका क्या कहना है। जो मुसलमान की समाजवादी से कैसा जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे वोट डिवाइडेड में जो है ना अलग चुन के आ जाते हैं कि हमारे वोट बढ़ जाते हैं। तो अभी कैसा है कि महाविकास आघाड़ी जो बोल रही है कि भाई इन सबके साथ हम चलेगी, लेकिन वो सब कुछ दिख रहा नहीं है अभी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे 288 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर अगर 12% हम वोट है तो हमारा 30 सीट पे हमारा दावा बनता है। अगर हमको लिख के चल रही तो उन्होंने हमारे लोगों को 30 लोगों को महाविकास सब पार्टी जितनी जो है उसके अंदर वो लोगों को उन्होंने टिकट देना चाहिए। तो हमारे कुछ ना कुछ मतलब चुन के आएंगे तो हमारी आवाज उठाएंगे असेंबली में, नहीं तो हमारी आवाज जो भी चुन के आते हैं उनके पैदे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनते हुए माइनॉरिटी को अगर वो समझ लेंगे तो हिसाब से हमारा काम बन सकता है। तो आप लोग अपना एक प्रतिनिधि मंडल किसी पार्टी से, प्रतिनिधि मंडल बनाकर किसी पार्टी से मिलने जा रहे हैं क्या, कि आप मांग करें कि जितनी आबादी उतना प्रतिनिधित्व, इस किस्म से कोई मांग आप लोग करने जा रहे हैं किसी पार्टी से? ऐसा मौका है तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन आज जो यहाँ की जो आज आवाज रखी गई है, आज यहाँ की आवाज हम समझते हैं कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए, या आने वाले जो भी इलेक्शन पार्टियों तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तो नहीं है, इन पार्टियों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे मुसलमानों का एक नेतृत्व हो और उनके लिए एक जगह हो और हिस्सेदारी में उनके, हमारे को उनके जगह पे बैठने की हिस्सेदारी में हमारा मकाम हो। मतलब ये अपील आप महाराष्ट्र की हर पार्टी से कर रहे हैं, चाहे वो महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, सबसे आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, और वही सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार चुनाव में आप लोगों के लिए है। चलिए अब चूंकि हम मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की थोड़ी बात कर लेता हूं मैं।
बीते 5 सालों में हमने देखा कि यहाँ पे राजनीति कितनी रफ्तार से बदली। 2 सरकारें हमने देखी 2.5 साल के लिए। हमने देखा कि नेताओं की लॉयल्टी कितनी रफ्तार से शिफ्ट हो रही थी। एक नेता जो पक्ष में बैठा है अगली सुबह वो विपक्ष में होता था। तो ये सारी चीजें हमने देखी। मैं इंडिपेंडेंटली आप लोगों से समझना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी का कार्यकाल और महायुति का कार्यकाल, ये दोनों ही कार्यकालों को आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों में से कौन रह गया है बात करने के लिए? आप रह गए। ये सवाल मेरा आपसे है कि महायुति का कार्यकाल और महाविकास आघाड़ी का कार्यकाल, दोनों कार्यकालों को महाराष्ट्र का मुसलमान किस तरीके से देखता है? यूं तो कहने को हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मगर जमहूरी मुल्क की बागडोर जिन नेताओं के हाथ में है वो जमहूरियत से कोसों दूर है। जमहूरियत का मतलब है सबका साथ और सबका विकास, सभी धर्म, सभी पार्टियों के लोगों को, सभी जात मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना है। इन पार्टियों के तमाम हाकिमों को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का साथ चाहिए, मगर मुसलमान उनके साथ में रहवा उनको मंजूर नहीं है। वो मैं बजाते खुद ये उनसे कई मर्तबा सवाल कर चुका हूं। वो कहते हैं आप पर्दे के पीछे रहकर हमारा सपोर्ट करें। अगर हम पर्दे के पीछे रहकर आपका सपोर्ट करेंगे तो हमको आप कब लेंगे? तो असल जातिवाद कौन है? वो जातिवाद का लेवल मुसलमानों पे, चंद नौजवानों पे लगाते हैं, चंद नौजवानों पर, मगर असल जातिवाद है कौन? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कैंडिडेट कहीं खड़ा है, हमारे शहर में 50,000 का मुस्लिम का मतदान है, सीट 1 लाख पर चुनकर आती है, 50,000 हम पिछले कई वर्षों से गैर मुस्लिम कैंडिडेट को जिताते आए हैं, मगर इस बार अगर हमारा कैंडिडेट खड़े होता है, हमारा पॉकेट वोट 50,000 का है, तो वो लोग हमको 50,000 क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल, चुनाकर क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसका अनुभव मैंने किया। दरअसल लोकसभा चुनाव में हमने देखा, मैं एक कंस्टिट्यूएंसी का उदाहरण यहाँ पर रखूंगा। दक्षिण मुंबई से मुसलमानों ने भरकर वोट दिया है शिवसेना के कैंडिडेट को, खासकर उस बेल्ट से जो मुस्लिम बहुल बेल्ट है, चाहे वो भिंडी बाजार का एरिया हो, मोहम्मद अली रोड हो, यहाँ से मतदान हुआ उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट अरविंद सावंत को, और यही उनकी जीत की बहुत बड़ी वजह भी बनी। तो जो भाई साहब कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जमीनी हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी मुसलमान समुदाय की ये है कि ये एक मुश्त वोट तो करते हैं अपना मन बनाकर, लेकिन इनका खुद का कोई प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं रहता। तमाम पार्टियां हैं, अपनी लिस्ट जारी करती हैं, लेकिन उन लिस्ट में एक भी मुसलमान का नाम सामने नहीं आता, और यही सबसे बड़ी नाराजगी है, यही सबसे बड़ा मुद्दा। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं साउथ मुंबई का वोटर हूं। आपने साउथ मुंबई के ताल्लुक से सवाल पूछा है तो मुझे अच्छा लगा। और ऐसा है कि साउथ मुंबई में एक इलाका है बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कम से कम 42% जो है मुस्लिम आबादी है, और उसके लिए हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि हमको मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए यहाँ, क्योंकि अगर हम यहाँ से चुनकर नहीं आ सकते तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगा? लालबाग से या परेल से। और इस बारे में हम लोग मुसलमानों ने मीटिंग ली है और पूरे महाराष्ट्र को ये पैगाम दिया है कि जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य अक्सरियत है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे मसाइल जितनी बेहतर तौर से हमारे लोग समझ सकते हैं दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए हमने अरविंद सावंत से भी मुलाकात की, शिवसेना से भी डिमांड की, कांग्रेस से भी डिमांड की। एक्चुअली अभी वहाँ पर जो है वो शिवसेना की सीट है, क्योंकि यशवंत यादव जो है वो यामिनी यादव वो शिवसेना के थे, लेकिन भले से वो शिंदे ग्रुप में चले गए। तो दोनों पार्टी का उस पर क्लेम है। कांग्रेस चाह रही है कि यहाँ से उनको टिकट मिले, उनको दी जाए ये सीट, क्योंकि उनके कैंडिडेट माजी में चुन के आते रहे, और यूबीटी जो है वो। तो बहरहाल जो भी हो, हमारा ऐसा डिमांड है कि मुस्लिम सीट वो होना चाहिए, वरना हम जो है हमने खुला कह दिया है कि अगर ये महाविकास आघाड़ी ये ऐसा काम नहीं करती तो हम अपोज में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके और उसका ही काम करेंगे। और ये हमने अरविंद सावंत को इसलिए कहा कि अरविंद सावंत जो है अक्सरियत से चुनकर जो कम से कम वहां से 42,000 वोट उनको मिले हैं, जो मदनपुरा इलाका, चिचपुकली इलाका, बाइकला इलाका है, और उसी की वजह से वो जीत कर भी आए हैं। शुक्रिया, आपने हमसे अपनी जानकारी जो है वो साझा की और बताया कि कैसे मुसलमान एक मुश्त होकर किसी को चुनते हैं, उसको वोट देते हैं, जिताते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्हें कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, इनके उम्मीदवार कभी खड़े नहीं किए जाते। विधानसभा चुनाव से इन्हें बहुत उम्मीद है कि इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा, कुछ चेहरे ऐसे नजर आएंगे जो इस समुदाय से होंगे, और अगर ऐसा होता है तब वो उनकी पसंदीदा पार्टी बनेगी या पसंदीदा महायुति या महाविकास आघाड़ी जो भी ये करता है। कुछ और व्यक्ति जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी बोलिए। मैं पूना से हूँ।
अभी हम तो काम करते हैं राष्ट्रवादी शरद पवार गट का, तो हमारे पूना शहर के अंदर भी ऐसे हमारे मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे मतलब लोग हैं कि भाई हमको भी यहाँ पे खड़ा करे मुस्लिम। तो मेरा एक ऐसा कहना है कि अभी तक मुसलमानों के जितने भी लोग हैं सब यानी गैर मुस्लिम को अभी तक चुनाव में चुनकर लाते थे। अभी मुस्लिम को चांस देना चाहिए। कमोबेश बाकी लोगों ने भी यही बातें बोली। मैं प्रतिनिधित्व की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इस समुदाय के जितने लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि अब एक रिप्रेजेंटेशन जो इस समुदाय को मिलना चाहिए, उम्मीदवार जो है इस समुदाय से चुने जाने चाहिए, उनको टिकट दी जानी चाहिए, उन्हें चुनाव लड़वाना जाना चाहिए, तब जाकर इन्हें ये भरोसा होगा कि ये पार्टी जो है उनकी अपनी पार्टी है। अमूमन ये समझते हैं कि वो कोई भी पार्टी हो महाराष्ट्र की, इन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इनका इस्तेमाल किया हो, भले ही वो समाजवादी पार्टी हो, MIM हो, जो कि खुद को मुसलमानों का हितैषी बताती है, लेकिन बावजूद इसके मुंबई का मुसलमान सीधे सीधे कनेक्ट नहीं कर पा रहा इन पार्टियों से। और इसी वजह से अब की बार ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुसलमान एक डिसाइसिव पॉइंट पर आ चुके हैं कि वो ये तय करें कि उन्हें किस पार्टी के साथ जाना है, और उनका मैंडेट बहुत साफ है कि ये उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो पार्टी इनको रिप्रेजेंटेशन देगी। तो ये हमारा मुंबई से एक चौपाल है जिसमें हमने मुसलमान समुदाय की राय समझी कि अब की बार आगामी विधानसभा चुनाव में जब मुंबई के मुसलमान वोट करने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ विकास श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, मुंबई।